साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। मैं चल रहा हूं आपको आपका अध्याय 4 पढ़ाने। मैंने आपको इसका परिचय दे दिया है और आप जानते हैं इस अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आप चल रहे हैं समझने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पावर ऑफ चॉइस चल रहे हैं आप समझने कि आपके पास कितनी है पावर ऑफ चॉइसेस। तो आज हम चल रहे हैं सबसे पहली पावर ऑफ चॉइस को समझने, पहला सत्ता के विकल्प को समझने, और वो पहला है सत्ता का विकल्प आपका यूरोपीय संघ। तो चल रहे हैं पहले समझने यूरोपीय संघ को कि क्या है यूरोपीय संघ और ये किस प्रकार से अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे सकता है अथवा उसका स्थान प्राप्त कर सकता है विश्व राजनीति में। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि यूरोपीय संघ एक महादेश का संगठन है। जैसे एशिया एक महादेश है, महाद्वीप है, उसी प्रकार से आपका यूरोपीय संघ भी यूरोप एक महाद्वीप है, उसके देशों का अपना एक संगठन है और उस संगठन को कहा जाता है यूरोपीय संघ। तो आइए समझते हैं कि यूरोपीय संघ किस प्रकार से बना और इसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या है और आज इसकी विश्व राजनीति में क्या स्थिति है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यूरोपीय संघ की हमारे विश्व राजनीति में क्या भूमिका है। तो आइए, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवाल को लेकर परेशान हुए। आप सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा कहाँ होता है? दूसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा आपका यूरोप होता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका होता है, पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका होता है। और यूरोप के जो बहुत बड़े चिंतक थे, बहुत बड़े राजनीति शास्त्र थे, वो यूरोप को लेकर बहुत चिंतित थे कि अब यूरोप कैसे अपनी उस सत्ता को प्राप्त करेगा जो सत्ता उसकी दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी, जो हैसियत उसकी दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी, वो कैसे प्राप्त करेगा। तो वो सत्ता कैसे प्राप्त होती है सुनिएगा। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। इन्होंने सोचा, इनके बुद्धिजीवियों ने सोचा, क्या हमें पुरानी दुश्मनियों को फिर से कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें नए सिरे से एक नए विश्व की संरचना करनी चाहिए। तो भाई कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता, कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता आज की विश्व राजनीति में। क्यों? क्योंकि आज की विश्व राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसमें आपको सबकी आवश्यकता है, बिना आप एक दूसरे की आवश्यकता के आगे बढ़ ही नहीं सकते। आज की जो आपकी विश्व राजनीति है उसमें आपको सबकी जरूरत है, बिना सबकी जरूरत के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा, बिना आप एक दूसरे का सहयोग करें आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यूरोप ने इस बात को समझा, यूरोप के देशों ने इस बात को समझा और उन्होंने फिर अपने रिश्तों को नए तर्ज पर ढालना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने रिश्तों को, आपसी रिश्तों को, यूरोप के देशों ने अपने आपसी रिश्तों को नए तर्ज पर ढालना प्रारंभ किया। तो सुनिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिनके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को समझा दिया कि अगर आप एक दूसरे का आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो आप जिस सत्ता को लिए बैठे हुए थे ना,
वो सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी, और चली भी गई। कहाँ वो विश्व राजनीति में शिखर पर थे, दुनिया में बहुत सारे देश उनके गुलाम थे, और कहाँ वो बर्बादी के, उनके देश में 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। तो ये दिखाता है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, हर समय एक जैसा नहीं रहता। अगर आप प्रेम भाव से नहीं रहेंगे तो आप खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाएंगे, आप खुद ही अपनी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। कोई दूसरा आपकी बर्बादी नहीं करेगा, आप खुद ही अपनी बर्बादी कर बैठेंगे, आप खुद ही अपनी बर्बादी कर बैठेंगे। समझ में आई बात? तो यूरोप की बर्बादी यूरोप ने खुद करी थी, किसी ने आकर वहां पर बर्बादी के बीज नहीं बोए थे, उन्होंने खुद अपनी गलतियों से अपनी बर्बादी के बीज बोए और बर्बाद भी हुए। इस बात को उन्होंने भली भांति जान लिया और समझ लिया। तो आगे क्या होता है? 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। क्यों मदद करी आप सब जानते हैं, ये शीत युद्ध का समय काल था, और शीत युद्ध के समय काल में गुटबाजी चल रही थी। अपने आप को वर्चस्वशाली दिखाने के लिए देश दोनों महाशक्तियां गुट बना रही थी, और उसी गुटबाजी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप को फिर से खड़ा करने में अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस मदद को किस योजना के नाम से जाना जाता है? इस मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अलग कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी, और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आप को एक संगठित ढांचा बना लिया। जहां स्टार्ट हुआ था सहयोग आर्थिक स्तर पर, जहां पर सहयोग प्रारंभ हुआ था आर्थिक स्तर पर, उस आर्थिक स्तर के सहयोग ने धीरे धीरे इन्हें राजनीतिक स्तर पर भी एक कर लिया, और फिर इन्होंने अपने पूरे संगठन के लिए एक संसद का भी निर्माण कर लिया, अपने लिए एक संसद का भी निर्माण कर लिया, जिसे यूरोपीय पार्लियामेंट कहा गया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई, और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो आपके यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? 1992 में। समझ में आएगा? आपकी यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है? 1992 में। कब? सोवियत संघ के विखंडन के बाद, जब यूरोप के सभी देश एक साथ हो गए। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आर्थिक सहयोग से, फिर एक राजनीतिक संगठन बना, फिर वो एक पूरा का पूरा संघ ही बन गया, जो सभी प्रकार के यूरोप के मुद्दों पर काम करता है। आज के टाइम पर ये यूरोप के सभी प्रकार के मुद्दों पर काम करता है। ठीक है। यूरोपीय संघ के स्वरूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। तो इस तरह से इन्होंने
पूरे यूरोप के लिए एक जैसी नीतियां बना दी, एक जैसी सुरक्षा नीति, एक जैसी विदेश नीति, एक जैसी आंतरिक मामलों से निपटने के लिए न्याय की व्यवस्था कर दी। मान लो यूरोप के दो देशों में किसी भी प्रकार का अनबन होती है तो उस अनबन को सुलझाने के लिए उन दोनों देशों को कहां जाना पड़ेगा? यूरोपीय संघ में, और यूरोपीय संघ जो फैसला करेगा वो सभी को मानना पड़ेगा। और इन्होंने पूरे यूरोप के लिए एक मुद्रा का भी चयन कर लिया। एक मुद्रा मतलब पूरे यूरोप में एक करेंसी के थ्रू आप काम चला सकते हैं। अगर आपके पास ये करेंसी है तो आप चाहे जर्मनी में उसे यूज करें, चाहे आप फ्रांस में यूज करें, चाहे आप और इटली में यूज करें, किसी भी देश में आप जाकर उस करेंसी को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यूरोपीय संघ ने अपने आर्थिक सहयोग से अपने आप को राजनीतिक ताकत बनाया और अंत में जाकर 1992 में अपने आप को एक संगठन बना लिया, जिसकी अपनी एक समान विदेश नीति है, अपनी एक सुरक्षा नीति है, अपनी एक खुद की मुद्रा भी है, मतलब अपनी खुद की करेंसी भी है। आगे सुनो। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया है। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। आज ये अपने आप में, जहां एक स्टार्ट तो हुआ था या आर्थिक सहयोग से, लेकिन आज ये एक राजनीतिक संगठन के रूप में तब्दील हो चुका है और ये आज एक अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में देखता है, राष्ट्र राज्य के रूप में देखता है, अपने आप को एक अलग राष्ट्र मानता है। मतलब यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये सभी देशों को एकजुट करके अपने आप को एक देश के रूप में विश्व में रिप्रेजेंट करने लगा है आज के समय में। समझ पाई बात? आगे सुनो। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ एक संविधान बनाने की कोशिश तो हालांकि यूरोपीय संघ एक संविधान बनाने की कोशिश में असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। ये अपना एक संविधान भी बनाना चाहते थे, लेकिन संविधान बनाने में असफल हो गए हैं, लेकिन अपना इनका झंडा भी है, अपना इनका गान भी है, अपना इनका स्थापना दिवस भी है और अपनी इनकी खुद की मुद्रा भी है, जो कि पूरे यूरोप के देशों में मान्य है। आगे सुनिए। अन्य देशों के से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी अपना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल भी असहमति है। कुछ देशों के शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। तो ये जान लो आप, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी ताकत में कमी आए, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी, और किसी देश की जनता तो नहीं चाहती। फ्रांस की जनता चाहती है कि उसके देश पर उसके देश का शासन चले, ब्रिटेन की जनता चाहती है उसके देश पर उसका शासन चले, और इसी प्रकार से हर देश चाहता है। कोई भी देश ये नहीं चाहता कि किसी एक ताकतवर देश के अनुसार उनका देश चले, किसी भी देश का नागरिक नहीं चाहता। तो इसीलिए बहुत सारे यूरोपीय संघ के देश इस बात से नाराज दिखते हैं कि उनको यूरोपीय संघ के अनुसार चलना पड़ता है, क्योंकि उनको किसी भी रूप में रास नहीं आता है। ठीक, आगे सुनो।
यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के ही लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसकी नजदीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। देखो, पहली बात तो ये जानो, यूरोपीय संघ कोई एक देश नहीं, बहुत सारे देशों को मिलाकर बना हुआ एक संगठन है। तो संगठन होने के नाते इसका अपना दबदबा बहुत बड़ा है। इसका अपना दबदबा बहुत बड़ा है। बहुत सारी उंगलियों को मिलाकर बनने वाला ये एक मुक्का है। कौन? आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ भिन्न भिन्न उंगलियों को मिलाकर बनने वाली एक मुक्का है। समझ में? एक मुक्का है यूरोपीय संघ। इसी कारण से ये इतना ताकतवर है। इसी कारण से ये इतना ताकतवर है, हर प्रकार से, सैनिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से। यूरोप के देश छोटे मोटे तो है नहीं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनका प्रभुत्व दुनिया पर अच्छा खासा है। तो इस प्रकार से ये संगठित रूप में है, तभी ये अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। अगर ये संगठित रूप में नहीं रहेंगे ना, तो ये अमेरिका को किसी भी रूप में चुनौती नहीं दे सकते। ये संगठित रूप में है, इसी कारण से ये अमेरिका को चुनौती देने लायक है। इसीलिए ये अमेरिका को चुनौती देने लायक है। अगर ये संगठित रूप में नहीं होते तो ये अमेरिका को किसी भी रूप में चुनौती नहीं दे सकते थे। इसीलिए ये आर्थिक मामलों में अमेरिका को भी और चीन को भी आंख दिखाते हैं, क्योंकि इनकी सम्मिलित आर्थिक ताकत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और क्योंकि अमेरिका एक अकेले देश है और ये बहुत सारे देशों का संगठन, इसलिए इनके पास जितनी ताकत है उतनी ताकत आर्थिक रूप से अमेरिका के पास भी नहीं हो पाती है। इसीलिए ये आर्थिक मामलों में अमेरिका और चीन को आंख दिखाकर बात कर पाते हैं। ये अमेरिका और चीन को आंख दिखाकर बात कर पाते हैं। और इनकी जो मुद्रा है यूरो, वो आज के टाइम पे अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे रही है। अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में आपका यूरो ज्यादा वैल्यूएबल है। फिर भी आप ये मान लीजिए कि ये अमेरिका के विरुद्ध कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अनेक देशों से बना हुआ एक संगठन है और अमेरिका अपने आप में अकेला एक देश है जो पूरी दुनिया पे डोमिनेट करता है। तो अमेरिका चाहेगा तो इन देशों के बीच में फूट पैदा करके इस यूरोपीय संघ को ही बर्बाद कर सकता है। तो जब तक ये एकजुट नहीं रहेंगे तब तक ये अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर यूरोपीय संघ को अमेरिका की शक्ति का मुकाबला करना है तो इनको एकजुट रहना पड़ेगा। बिना ये एकजुट रहे अमेरिका की शक्ति को ये चुनौती नहीं दे सकते। अमेरिका की शक्ति को ये चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो अगर इनको चुनौती देनी है अमेरिका की शक्ति को, तो इनको एकजुट रहना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आप सब जानते हैं यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपका ब्रिटेन और फ्रांस उसके परमानेंट मेंबर भी है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जो यूएन है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी आपके यूरोपीय संघ का दबदबा है। और आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। आपके ब्रिटेन और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो इस तरह से आपका यूरोपीय
संघ अमेरिका के मुकाबले में सैनिक स्तर पर भी ताकतवर दिखाई पड़ता है, लेकिन तब दिखाई पड़ता है जब वो एकजुट है। वो तब दिखाई पड़ते हैं ताकतवर जब वो एकजुट है। अगर वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो अमेरिका के मुकाबले में नहीं टिक पाते हैं। समझ में आई बात? यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैन्य शक्ति का प्रयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई। देखो, मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है, आज की दुनिया पैसे के अनुसार चल रही है। आज की दुनिया बंदूक के अनुसार नहीं चल रही, आज की दुनिया पैसे के अनुसार चल रही है। अगर मैं आपसे पैसा कमा रहा हूं तो मैं आपके साथ कभी भी बैर नहीं लूंगा। अगर मैं आपसे पैसा कमा रहा हूं तो मैं आपके साथ कभी भी बैर नहीं लेने वाला। और अगर मैं आपसे कुछ नहीं कमा रहा हूं तो मैं आपको ठोकूंगा दबा के, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से चीन पर हमेशा यूरोपीय संघ के देशों ने ये कहा है कि चीन को सैन्य रूप से हम कभी कमजोर नहीं कर सकते। अगर हम कमजोर कर सकते हैं उसे, तो हम आर्थिक रूप से ही उसे हम कमजोर कर सकते हैं। तो अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो हमें उसे आर्थिक रूप से उसे चुनौती देनी पड़ेगी कि अगर चीन तू हमारी बातों को नहीं मानेगा तो हम तेरे साथ आर्थिक संबंध सारे खत्म कर देंगे। तो मैं आपको बता भी देता हूं कि चीन में जो अधिकतम कंपनियों का निवेश है वो यही यूरोपीय देशों की ही कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा निवेश है। यूरोप की ही कंपनियां वहां पर जाकर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं और वहां के लोगों को रोजगार दे रखा है। आपकी ब्रिटेन, आपकी कनाडा, आपके अमेरिका की कंपनियों ने जाकर वहां पर निवेश कर रखा है। समझना क्या? तो इस प्रकार से जब चीन दिखता है, उन्हें कभी भी दिखता है कि चीन उनके खिलाफ कुछ कर रहा है, तो चीन को वो चेतावनी दे देते हैं कि भैया अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके देश में जो हमारी कंपनियां लगी हुई हैं हम उनको बोलेंगे कि आप लोग वापस आ जाइए, चीन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से यूरोपीय संघ आज के टाइम पर आर्थिक नीतियों के अनुसार दुनिया के सभी देशों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं दुनिया आज किस अर्थव्यवस्था में चल रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर आपको काम करना है तो आपको एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। बिना एक दूसरे के सहयोग के आप आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे सुनिए। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। देखो, आप ये जान लो, ये यूरोपीय संघ की बात हो रही है, ये यूरोप की किसी एक देश की बात नहीं हो रही। यूरोपीय संघ जब एक साथ मिले हुए हैं तब वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना लेकर चल रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी सेना पे खर्च करने वाले बन रहे हैं। लेकिन अगर ये यूरोप के सभी देश अलग अलग हो जाए ना तो ये अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं। आगे सुनिए। सबसे अधिक है यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोपीय संघ दूसरे नंबर पर आता है। अमेरिका के बाद टेक्नोलॉजी के मामले में अगर कोई सबसे आगे है तो वो आपका यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। समझ में आई बात? आगे सुनो।
अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों के में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोप मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामले में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। तो आप जान लो, ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ के सभी देश बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ हैं। कुछ देखो, यूरोपीय संघ बहुत सारे देशों के संगठन, बहुत सारे देशों को मिलाकर बना हुआ है, तो बहुत सारे देशों की अपनी अपनी खुद की नीति है। जैसे ब्रिटेन का भी आपने देखा, उदाहरण सुना कि ब्रिटेन ने जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया तो ब्रिटेन अमेरिका के साथ था, वहीं जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के साथ नहीं थे, अमेरिका की उस नीति के खिलाफ थे। तो ये आप समझ लीजिए कि यूरोपीय संघ ताकतवर तभी है जब उसके सभी देश उसका सहयोग करें, जब उसकी नीतियों का पालन करें। लेकिन अगर वो उसकी नीतियों का पालन नहीं करते, उसका सहयोग नहीं करते, तो वो जितना ताकतवर दिखता है उतना ताकतवर रह नहीं पाएगा, उतना ताकतवर वो रह नहीं पाएगा। तो उसकी ताकत तभी है जब उसके सभी देश उसका सहयोग करें, और अगर उसके सभी देश उसका सहयोग नहीं करते तो उसकी ताकत ना के बराबर हो जाएगी। तो यही है, हर क्षेत्रीय संगठन में यही होता है कि अगर आपके क्षेत्र के देश आपका सहयोग करेंगे तो आप ताकतवर दिखेंगे, और अगर आपका सहयोग नहीं करेंगे, घर में भी तो यही है ना, अगर आपके सभी भाई आपका सहयोग करते हैं तो आप ताकत के क्या महाबली दिखेंगे, लेकिन अगर आपके खुद के भाई आपका सहयोग नहीं करेंगे तो आपका परिवार बिखरा हुआ नजर आएगा और आपके परिवार पर कोई भी प्रहार करके चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।